तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सी प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे इसकी पूरी कहानी। कैसे एक लैंग्वेज जो शुरू शुरू में काफ़ी बिखरी हुई थी, उसे कुछ रूल्स बनाकर कंसिस्टेंट और इतना पावरफुल बनाया गया। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि शुरुआती दिनों में ऐसा क्यों होता था कि सी का कोड एक कंप्यूटर पर तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलता था, लेकिन वही कोड दूसरे कंप्यूटर पर जाते ही ठप। इसकी वजह सीधी सी थी। उस जमाने में सी प्रोग्रामिंग का माहौल समझ लीजिए एक वाइल्ड वेस्ट जैसा था। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, और कोड कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं था। और इसी वाइल्ड वेस्ट वाले दौर को KNRC का एरा कहा जाता है। अब देखिए दिक्कत क्या थी। AT&T और HP जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, वो सब अपने अपने सी कंपाइलर्स बना रही थीं और हर किसी के अपने नियम, अपने कायदे थे। नतीजा एक बहुत बड़ी समस्या, इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब सीधा सादा मतलब ये था कि एक कंपाइलर के लिए लिखा प्रोग्राम दूसरे पर चलने से साफ मना कर देता था। अब जरा सोचिए, प्रोग्रामर्स के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, ऐसा कोड लिखना जो भरोसेमंद भी हो और अलग अलग सिस्टम्स पर चल भी सके। इसी को तो हम पोर्टेबल कोड कहते हैं, है ना? तो भाई इस समस्या का समाधान क्या था? सॉल्यूशन था एक फॉर्मल स्टैंडर्ड बनाना, एक कॉमन रूल बुक तैयार करना जिसे हर डेवलपर और हर कंपाइलर माने, ताकि सब लोग एक ही पेज पर आ जाएं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड होता क्या है? बेसिकली ये नियमों का एक ऑफिशियल सेट है। ये नियम लैंग्वेज के सिंटैक्स, मतलब कोड लिखने का सही तरीका, और सिमेंटिक्स, यानी उस कोड का असल में मतलब क्या है और वो कैसे काम करेगा, इन दोनों चीजों को बिल्कुल साफ साफ डिफाइन करते हैं। एक तरह से समझिए ये प्रोग्रामर और कंपाइलर बनाने वालों के बीच एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस रूल बुक को बनाने के काम में दो बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थे ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और दूसरी तरफ ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ANSI ने क्या किया? 1983 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, X3J11, जिसने 1989 में सी का पहला स्टैंडर्ड छापा, जिसे हम C89 कहते हैं। फिर क्या हुआ? ISO ने, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है, इसी स्टैंडर्ड को 1990 में C90 के नाम से अपना लिया। और बस उस दिन से लेकर आज तक सी के सभी फ्यूचर स्टैंडर्ड्स की जिम्मेदारी ISO के ही पास है। तो ठीक है, रूल बुक तो बन गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ ये रूल बुक कैसे बदली, कैसे इवॉल्व हुई। तो ये हैं सी के एवोल्यूशन के कुछ बड़े पड़ाव। सफ़र शुरू हुआ 1989 में C89 से, जो था पहला ऑफिशियल स्टैंडर्ड। फिर ठीक 10 साल बाद 1999 में आया C99, जिसमें कई बड़े और काम के फीचर्स जोड़े गए। इसके बाद 2011 में C11 ने तो सी को मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए तैयार कर दिया, कंकरेंसी फीचर्स के साथ। बीच में C17, C18 आया, जो ज़्यादातर बग फिक्सेस और छोटी मोटी चीज़ों के लिए था। और आज हमारे पास है C23, इसका सबसे नया एवोल्यूशन। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। जरा देखते हैं कि हर नए स्टैंडर्ड ने सी में ऐसा क्या खास जोड़ा जिससे ये लैंग्वेज वक्त के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल बनती चली गई। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये सी की पूरी मैच्योरिटी जर्नी को कितनी बढ़िया तरह से दिखाता है ना। देखिए, KNRC में फंक्शन प्रोटोटाइप्स थे ही नहीं। C89 ने उसे इंट्रोड्यूस किया। फिर C99, उसने एक छोटी सी प्रोग्रामर्स की जिंदगी आसान बनाने वाली चीज जोड़ी, ये वाले डबल स्लैश कमेंट्स। और C11 ने तो पूरा गेम ही पलट दिया, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट लाकर, जो आज की मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, C11 सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने सी को मल्टी कोर प्रोसेसर्स के ज़माने के लिए तैयार किया। इसमें एटॉमिक्स और थ्रेड्स जैसे ज़बरदस्त फीचर्स आए। अब इनसे होता क्या है, डेवलपर्स ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो एक साथ पैरेलल में कई काम कर सकें, और इससे परफॉर्मेंस को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है। तो इतनी सारी हिस्ट्री देख ली हमने। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आज के ज़माने में एक प्रोग्रामर के लिए इन स्टैंडर्ड्स की क्या कीमत है? आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड से हमें असल दुनिया में बहुत फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला है पोर्टेबिलिटी, मतलब कोड एक बार लिखो और फिर उसे अलग अलग कंपाइलर्स और हार्डवेयर पर बिना किसी टेंशन के चलाओ। दूसरा है कोलैबोरेशन। जब बड़ी बड़ी टीमें या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम होता है तो सब एक ही रूल बुक को मानते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। तीसरा, रिलायबिलिटी। स्टैंडर्ड्स कोड में जो कुछ भी हो सकता है वाली सिचुएशन होती है ना, उसे कम कर देते हैं, जिससे कोड ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनता है। और आखिरी है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जिसका मतलब है कि पुराना सी कोड भी आज के नए कंपाइलर्स पर आराम से चल जाता है।
और ये जो कोट है ये इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है कि स्टैंडर्ड जो है वो प्रोग्रामर्स और लैंग्वेज इंप्लीमेंटर्स के बीच एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है कि कोड ठीक वैसा ही चलेगा जैसा सोचा गया है। तो इस पूरी बातचीत का टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड्स ही वो चीज़ हैं जो सी को एक इतनी पावरफुल, पोर्टेबल और स्टेबल लैंग्वेज बनाते हैं। और यही वो वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी सी आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स से लेकर छोटे-छोटे एम्बेडेड डिवाइसेस तक हर जगह राज कर रही है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में आगे बढ़ रही है, सोचिए सी के अगले स्टैंडर्ड को कौन-कौन से नए चैलेंजेस हल करने होंगे। भविष्य का सी कैसा दिखेगा?